अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोम नंबर 9, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ विलन, रिटन बाय ऑर्थर ह्यू क्लाफ। स्टूडेंट, ये एक बड़ी मोटिवेशनल पोम है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी मोटिवेशनल पोम है जो यकीनन आज इसको पढ़ने के बाद आपको ज़िंदगी में एक लेसन मिलेगा, एक मोरल लेसन मिलेगा जो इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट, हमेशा याद रखें, इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी अदब में जो बातें पढ़ाई जाती हैं वो बेसिकली आपकी मोरल बिल्डिंग के लिए होती हैं, जिससे आपके अंदर एक इखलाकी तरबियत, कुछ ज़िंदगी के लेसन्स, कुछ मोरल लेसन्स आपको मिलते हैं जो तायात आपकी ज़िंदगी में आपको मोटिवेट रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम पोइट को डिस्कस करते हैं या राइटर को डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले पोइट ऑर्थर ह्यू क्लाफ, जिनकी ये पोम जिसका नाम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ विलन। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने नजर आ रहा है 1819 टू 1861, ये इनका बर्थ ईयर और इनका डेथ ईयर है। और इनके बर्थ ईयर और डेथ ईयर से अगर आप एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, वो उनकी जो कहते हैं इनकी उम्र, एज पूछी जा सकती है। तो ये 42 साल की उम्र में डेथ इंतकाल फरमा गए थे। इनका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर के एक एरा, विक्टोरियन एरा से है, जो कि 1837 में शुरू हुआ और 1901 में ख़त्म हुआ। एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है विक्टोरियन एरा। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। विक्टोरियन एरा क्या चीज़ है? क्लास, विक्टोरियन एरा कहा जाता है उस दौर को जिसमें इंग्लैंड पे क्वीन विक्टोरिया की हुक्मरानी थी। और अगर मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से बताऊं तो ये वही दौर था जब इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की गई थी, क्वीन विक्टोरिया के दौर में। इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो क्वीन विक्टोरिया है ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से मशहूर है, जिसमें सबसे अहम बात यह है स्टूडेंट्स के विक्टोरियन एज में या विक्टोरियन एरा में पोइट्री से ज़्यादा उसके नॉवेल मशहूर थे। और इस दौर में बड़े नामी गिरामी नॉवेलिस्ट आए, जिसमें आपके चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी, इसके अलावा आपके क्या कहते हैं जॉर्ज एलियट, ये मशहूर नॉवेलिस्ट इस दौर में आए। और 1837 से लेकर 1901 का दौर था। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, इससे पहले विक्टोरियन एरा से जो पहले दौर था वो विलियम वर्ड्सवर्थ का था, जिसको रोमांटिज्म एरा कहा जाता था। और रोमांटिज्म एरा बेसिकली थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी के ऊपर और लव के ऊपर मबनी था, इमेजिनेशन पे मबनी था। लेकिन ये वो दौर था जब लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल चुका था और लोग बड़े रियलिस्टिक अप्रोच वाले थे, रियलिज्म को पसंद करते थे। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको डिटेल दी विक्टोरियन एरा के बारे में। अब जरा पोइट के बारे में 2 पॉइंट दिए हुए, यहाँ जरा सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वो एक इंग्लिश पोइट और एक एजुकेशनलिस्ट थे, प्रोफेसर थे, और इन्होंने एक एज अ डिवोटेड असिस्टेंट के तौर पे काम किया है एक बड़ी मोटिवेशनल खातून के साथ, जिसको हर कोई जानता है, जो हमारे हम जानते हैं, जिनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इनकी वाइफ की कज़न थी। और इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ डिवोटेड असिस्टेंट के तौर पे काम किया है उनकी सक्सेसफुल कैंपेन में। जो कैंपेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चलाई थी, जिसमें उन्होंने रिफॉर्मेशन करी थी हॉस्पिटल और नर्सिंग प्रोफेशन में। मतलब उन्होंने जो नर्सिंग प्रोफेशन था और हॉस्पिटल से उनमें काफ़ी बदलाव लेकर आई थी, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी जो सक्सेसफुल कैंपेन थी। और एक मॉडर्न नर्सिंग जैसी दौर को इन्होंने, एक प्रोफेशन को इन्होंने शुरू किया था और ये उनके साथ काम कर रहे थे। तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता लगती है कि एक बड़ी एक बड़ी मोटिवेटेड और डिवोटेड खातून के साथ तो खुद भी ये कितने मोटिवेटेड और डिवोटेड होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पोम पे आते हैं, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ विलन। क्लास, इसके बारे में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक छोटी सी मोटिवेशनल पोम है जो एक राउजिंग कॉल है, जो इन्वोक कर रही है मिलिट्री मेटाफर्स को टू कीप अप द गुड फाइट,
जो मोटिवेट कर रही है अपनी फाइट को कंटिन्यू रखने में। इसमें ये पोम जिस दौर में लिखी गई है वो दौर था 1848 का। तो उस दौर में जो आर्थर ह्यू क्लफ थे उन्होंने एक ऐसी फाइट को कंटिन्यू करने के लिए ये पोम लिखी, ये मोटिवेट करने के लिए ये पोम लिखी, जो कि एक आम इंसान की बेहतरी के लिए। लेकिन जो इसमें हम मिलिट्री मेटाफर की बात कर रहे हैं वो यही है, क्योंकि आप इस पोम को जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक एग्जाम्पल है बैटलफील्ड की, जंग के मैदान की, जो कि मिलिट्री का एक बैकग्राउंड देती है, जंग का एक बैकग्राउंड देती है। और थोड़ा बहुत अगर आप विक्टोरियन एरा में ज़्यादातर देखें, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सिलेबस में ज़्यादातर, नॉट कम्प्लीटली, तो फर्स्ट ईयर में आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप पढ़ी थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी विक्टोरियन एरा के एक बड़े मशहूर पोइट थे। वो पोम भी नेपोलियन की जंगों के ऊपर मबनी थी। सेकंड ईयर में आप से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, इसके अंदर भी बैटलफील्ड की आप एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप इसकी पोम नंबर 10 में जाएंगे यूलिसिस, तो उसमें भी एक जंग का, ट्रोजन वॉर का जिक्र है भारत में। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के, जिसके अंदर ये बताया गया कि ये पोम मशहूर कब हुई। ये पोम ब्रिटेन और अमेरिका में मशहूर हुई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो आपको बताइए कि 1939 में शुरू हुई और 1945 में एंड। और ये पोम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब अपने लिखने के कमोबेश 90 या 100 साल के बाद, ये पोम को एक मशहूरियत मिली बरतानिया और अमेरिका में, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने इसको कोट किया अपनी एक बड़ी मशहूर वॉर टाइम स्पीच में। अपनी स्पीच में ये अपने सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो लड़ाई इंग्लैंड और जापानीज की लड़ाई थी, उस लड़ाई में इन्होंने बड़ा मोटिवेट किया अपने सोल्जर्स को टू कीप अप दियर फाइट, कि वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखें, उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो उस दौर में ये पोम जो है बड़ी मशहूर हुई ब्रिटेन में और अमेरिका में, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। और क्लास ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बुक में लास्ट में जहाँ आपके बायोग्राफिकल नोट्स लिखे हुए हैं, जहाँ आपके पोइट के बारे में डिटेल लिखी हुई है, वहाँ इस बात को मेंशन किया गया है। और ये बात एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है, तो प्लीज़ इसमें जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट की है ताकि आप उसे याद रख सकें। अब पोम की थीम पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोरल बेस्ड पोम है, रिलिज्म पे मबनी है, तो ये मोरल बिल्डिंग के लिए है। और इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ों को इन्होंने बड़ा मिला के बयान किया जो आपस में काफ़ी रिलेट करती हैं। स्पिरिट ऑफ होप, उम्मीद रखना, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच रखना, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, एंड इवेंचुअल सक्सेस, और मिलने वाली कामयाबी के बारे में, जो मिलनी है, इवेंचुअली मिलनी है आपको। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप होपफुल हैं, आप कीप गोइंग स्ट्रगल अपनी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। और लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पोम 1848 में लिखी गई, लेकिन पब्लिश इनकी डेथ के बाद हुई 1862 में। अब हम इस पोम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि इस पोम के अंदर आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपनी अप्रोच में, तो सक्सेस यकीनन आपको मिलती है। अब इस आइडिया को समझाने के लिए, जिसमें इन्होंने ये आइडिया दिया कि आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, नेवर सीजिंग स्ट्रगल, कभी ना खत्म होने वाली अनटायरिंग, अनथक मेहनत आपने करनी है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको एक मैट्रिक क्लास का एक बड़ी मशहूर पोम किंग ब्रूज अंडर स्पाइडर का एक लाइन अगर कोट करूं, तो वो यहाँ सेट होती है। वो लाइन थी, ऑल ऑनर फॉर दोज हु ट्राई। तो जो ट्राई करता है, जो कोशिशें करता रहता है, वो एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। वक्त कब आएगा, फौरन आएगा, देर से आएगा, बीच में ही आ जाएगा, नो वन नोस, बट आएगा जरूर। लेकिन उसी वक्त जब आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे, गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। सही क्लास, तो ये एक अप्रोच इस पोम के अंदर दी गई है। स्टार्ट करते हैं। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस पोम के अंदर
आपके 4 स्टैंजा है, 4-4 लाइनों के क्वार्टेन, सही है, 4-4 लाइनों के 4 स्टैंजाज हैं। और अगर आप इसका राइमिंग स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो इसका राइमिंग स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है कि आप हर स्टैंजा के अंदर डिफरेंट राइम्स देखेंगे और वो किस तरीके से, जैसे स्टैंजा नंबर 1 अभी आपके सामने, आप इसमें देख सकते हैं कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 सेम राइम है और लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 जो है वो सेम राइम है। जैसे अवेलेथ, फिलथ, वेन, रिमेन, तो लाइन 1 और 3 सेम राइम स्ट्रक्चर पे है ए, और लाइन 2 और 4 जो है वो सेम स्ट्रक्चर पे, राइमिंग स्ट्रक्चर पे बी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो राइमिंग स्ट्रक्चर है, अगर मैं लिखना चाहूँ आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं तो इसका हम राइमिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका राइमिंग स्ट्रक्चर ए बी है, ये ना, चूंकि एवलेथ और फिलथ लाइन नंबर 1 और 3 मिल रही है और लाइन नंबर 2 और 4 मिल रही है। बहरहाल ये बातें भी आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ऊपर स्टैंजा लिखा हुआ है, नीचे कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, जो आप देखते रहिएगा। क्या लिखा हुआ है? से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, ये मत कहो। स्ट्रगल का मतलब है कोशिश, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप एफर्ट कर रहे हैं। नॉट का मतलब डज नॉट, अवेलेबल का मतलब जो कभी आपको अनअवॉर्डेड नहीं होगी। मतलब ये मत कहो कि स्ट्रगल से कभी अवॉर्ड नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। स्ट्रगल रिवॉर्डेड होगी, जो भी आप कोशिश कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। से नॉट। अच्छा ये से नॉट जो है आपकी बुक में भी, अगर आप देखें आपकी बुक में ये फॉर्म जो है आई थिंक पेज नंबर 65 पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि नोट्स में नीचे लिखा हुआ है कि डू नॉट से द स्ट्रगल इज नॉट यूज, ये लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब। और लाइन नंबर 3-4 तक से नॉट जो है साथ साथ चला जाएगा, फॉलो करेगा। इन्होंने कहा द लेबर एंड द वॉन्ट्स आर वेन, जो लेबर, जो आप मेहनत आप कर रहे हो, जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, एंड वॉन्ट्स, और जो तकलीफें, जो इंजरी ड्यूरिंग स्ट्रगल आप उठा रहे हो। डेफिनेट सी बात है, जब भी आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो तो उसमें कुछ तकलीफ आप उठाते हो, कुछ मुश्किलात आप बर्दाश्त करते हो। तो जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी मुश्किलात आपने उठाई है, आर वेन, वो बेकार नहीं है। से नॉट फॉलो कर रहा है, से नॉट हर लाइन में। तुमने कहा ये भी मत कहो कि आपकी लेबर, आपकी तकलीफें, ये सब बेकार चली गई। नहीं, ये बेकार नहीं गई, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। द एनिमी फेंट्स नॉट, नॉट फेलथ, ये भी मत कहो कि दुश्मन कभी नहीं हारे, तो इसका मतलब है हम हार गए। नहीं, अगर दुश्मन आपके नहीं हारे, हारने का मतलब है नाकाम नहीं हुए, आपसे नहीं हारे। या फेंट का वैसे मतलब बेहोश होना है, लेकिन जो लफ्जी मायने, लेकिन यहाँ जो मतलब है हारना है, टू बी डिफीटेड। कि ये ना कहो कि आपके दुश्मन अगर नहीं हारे तो आप कामयाब नहीं हुए, आप फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो भी हर्डल्स, जो भी मुश्किलात आपकी सक्सेस के दरमियान होती हैं, अगर वो नहीं खत्म हो रही होती तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि आप नाकाम हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी मेहनत अभी उस पार तक नहीं पहुंची कि वो उसको गिरा सके, उस हर्डल को, उस बैरियर को गिरा सके या उस दुश्मन को मार सके। तो मतलब आपने अपनी स्ट्रगल को बढ़ाना है। सही है। इन्होंने कहा as the thing have been they remain, और ये भी मत कहो चीजें जैसी है वो ऐसी रहती हैं, नहीं रहती, बदलती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने आपको किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर के एक रेफरेंस दिया कि उसमें आपने पढ़ा था कि उस मकड़ी ने 9 अटेम्प्ट करे थे, तो उस 9 अटेम्प्ट में वो अपनी मंजिल तक पहुंची थी। तो डेफिनेट सी बात है कि हर अटेम्प्ट में उसकी स्ट्रगल बड़ी थी, उसने कुछ सीखा था और अपनी स्ट्रगल को बढ़ाया था या मॉडिफाई किया था। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी स्ट्रगल इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा मॉडिफाइड हो गई कि वो अपने दुश्मन को, अपने हर्डल्स को हटा के अपनी मंजिल तक पहुंच गई। तो इनका मतलब यही है इस पूरे स्टैंजा के अंदर कि ये मत कहो कि जद्दोजहद तुम्हें कभी कोई रिवॉर्ड नहीं देगी। ये भी मत कहो कि जो मेहनत तुम कर रहे हो, जो तकलीफें तुम उठा रहे हो ड्यूरिंग स्ट्रगल, वो बेकार है। ये भी मत कहो कि अगर तुम्हारे दुश्मन तुमसे नहीं हारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा मिलिट्री मेटाफर इसके अंदर यूज किया, तो आपको जंग का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अगर ये भी मत कहो कि आपके दुश्मन अगर आपसे नहीं हारे तो आप नाकाम हो गए, और ये भी मत कहो कि आपकी मेहनत हमेशा एक जैसी रहेगी या हालात एक जैसे रहेंगे। नहीं, बदलेगा, वक्त बदलेगा और आपको चीजें मिलेंगी आपकी स्ट्रगल के मुताबिक। उसके लिए आपने जो चीजें रखनी है वो 3 चीजें रखनी है।
जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि आपने उम्मीद रखनी है, अनथक मेहनत जारी रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, सक्सेस विल बी योर्स। अब स्टैंडर्ड नंबर 2 पे आते हैं। स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है स्टूडेंट, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड नंबर 2 एक एग्जाम्पल है, और इस पूरे आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने 3 एग्जाम्पल ली हैं। स्टैंडर्ड नंबर 2 में पहली एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड नंबर 3 में सेकंड एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थर्ड में जो है वो फोर्थ स्टैंजा में जो है वो थर्ड एग्जाम्पल है। पहले सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पहली लाइन लिखी है, if hopes were dupes, fear may be liar। dupes का मतलब है धोखा देना। इन्होंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि उम्मीदें आपको धोखा देती हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं वो धोखा देती है, वो पूरी नहीं होती, तो फिर खौफ भी कोई चीज नहीं है, खौफ भी झूठा है। क्योंकि हमें पता है क्लास स्टूडेंट्स के उम्मीद और खौफ का एक रिश्ता है। ऐसा कि कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ होप टू राइज देयर मस्ट बी फियर टू फॉल। जब उम्मीद होती है ऊपर जाने की तो खौफ होना चाहिए नीचे आने का, मतलब उम्मीद होगी तो खौफ होगा, जब उम्मीद ही नहीं है तो फिर खौफ किस बात। तो यहाँ इन्होंने उम्मीद और खौफ के रिलेशन को समझाने की कोशिश करी, और आगे 3 लाइनें सुनते हैं। इट मे बी, शायद ये हो सकता है, यॉन स्मोक कंसील, यॉन का मतलब है आपके सामने। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप का दोबारा रेफरेंस दूंगा। आपको याद होगा कि इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप में फर्स्ट ईयर में जब आप पोएम पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि नेपोलियन जो एक मिट्टी के टीले पे खड़े हुए थे और सामने बारूद का धुआं था, जंगों में जो बारूद का धुआं होता है, और वो ब्लाइंड थे, उनको नहीं पता था कि इस बारूद के धुएं के पीछे उनकी जीत है या उनकी हार है। वो ये इस बात को सोच रहे थे कि बस मेरा आर्मी लीडर मुझे पैगाम दे दे अपनी जीत का। मतलब स्मोक जो है, बारूद का धुआं, वो आपको ब्लाइंड कर रहा है, आपको नहीं पता पीछे क्या चीज है। तो वो ये कह रहे हो सकता है कि जो सामने बारूद का धुआं है, स्मोक का मतलब है बैटरी स्मोक, वो जो जंग का बारूद का धुआं होता है उसके पीछे जो चीज छुपी हुई है शायद आपकी जीत है। योर कॉमरेड्स, आपके साथी, जो जंग में आपके साथी होते हैं, चेजेस, सही है, वो पीछे भाग रहे हैं। इवन नाउ द फ्लायर, उन लोगों के जो फ्लायर, भगोड़े, जो जंग से भाग रहे हैं। अब जंगों में क्या होता है कि जब आप जंगे जीत जाते हैं तो जो सामने वाली पार्टी हारती है, वो उसके जो लोग रह जाते हैं, रिमेनिंग सोल्जर, तो वो फिर वापस लौट के भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब उनका एहसास होता है कि हम जो है हार गए, तो फिर जो जंग जीतने वाले होते हैं, जो ट्रुप आगे बढ़ रहा होता है, तो फिर वो उन सिपाहियों को पकड़ता है और उनको प्रिजन कर देता है, कैद में डाल देता है। उन्होंने कहा हो सकता है कि तुम्हारे साथी उस बारूद के धुएं के पीछे जंग जीत के उन सिपाहियों के पीछे भाग रहे हो, एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड, और तुम्हारे लिए जंग जीत चुके हो। तो इसका मतलब इन्होंने यह मोटिवेट किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मत घबराओ या मत नेगेटिव अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। जंग की हार नहीं, जंग के बारे में, जीत के बारे में सोचो। और हो सकता है कि बारूद के धुएं के पीछे जो जंग का मंजर हो वो तुम्हारी हार का नहीं बल्कि तुम्हारी जीत का हो। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी हम जो मेहनत कर रहे हैं जिस चीज के लिए, उसका रिजल्ट अभी धुंधला है, या उसके सामने एक दीवार ऐसी है जिससे हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या है भी कि नहीं। तो चूंकि हम बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि क्या है, और उसमें अगर हमें नेगेटिव अप्रोच हमें क्रिएट हो जाए तो हम गिव अप करके चले आते हैं कि यार इसके पीछे तो कुछ हो गई थी। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे आपका वही रिजल्ट इंतजार कर रहा हो जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने यही कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, और स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है, तो यकीनन आपको चीजें मिलेंगी। अगर इसमें से कोई भी चीज आपकी माइनस हो जाती है तो शायद आप अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही वापस लौट जाएं, या दिल में अपने आप को लूजर कंसीडर करें। अब आते हैं, अच्छा इसके अंदर भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि राइमिंग स्ट्रक्चर क्या है। लाइन नंबर 1 और 3 का स्ट्रक्चर सेम है, और 2 और 4 का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है जैसे कि स्टैंजा नंबर 1 में था। अब तीसरे स्टैंजा पे आते हैं जिसमें दूसरी एग्जाम्पल दी जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसका एक बड़ा एक ब्रॉडर मीनिंग है। हम जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके मीनिंग को समझते हैं। इन्होंने लिखा for while the tide waves का मतलब है थकी हुई लहरें, wildly breaking, seem here no painful inch to gain, मतलब एक इंच भी कोई तकलीफ ना दी। far back through creek and inlets making का मतलब एडवांसिंग, आगे बढ़ना, come silent flooding in the main, flood का मतलब सैलाब, और मेन का मतलब है समंदर।
ये आपकी बुक में पेज नंबर 66 पे मीनिंग्स में लिखा हुआ भी है। मेन का मतलब समंदर। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब कि हम थकी हुई लहरों को देखते हैं, अब यहाँ इन्होंने एक मंजर कशी करी है कि जब, अच्छा समझाने का मतलब वही है कि जंग के मैदान में आपने क्या सोच रखनी है या अपनी ज़िंदगी में आपने क्या सोच रखनी है। इन्होंने कहा कि अगर थकी हुई लहरों को आप देखो, समंदर के साहिल पे खड़े होकर देखो, तो आप क्या देखते हो कि लहरें आती हैं और आके जो है आपके पाँव से टकराती हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने 1 इंच भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि यही लहरें जैसे जैसे समंदर में पीछे अगर आप देखें तो ये पहाड़ों से, पत्थरों से, चट्टानों से टकरा रही होती हैं और वहाँ दरारें और शगाफे पैदा कर रही होती हैं, और वहीं से वो अपने रास्ते बनाती हैं, और फिर वहीं से वही लहरें जो है वो आहिस्ता से सैलाब ले आती हैं। तो कहने का मकसद क्लास ये है कि कभी कभी आपकी छोटी छोटी स्ट्रगल जमा हो रही होती है, अपेरेंटली आपको लग रहा होता है कि यार आपने नहीं सीखा, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हर चीज पे कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपको अचीव हो रही होती है जो हिडन होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो है वो एक बहुत बड़े समंदर लाने की सलाहियत के काबिल हो जाती है, और फिर वो इतने बड़े सैलाब ले, समंदर बोल रहा हूँ, सैलाब लाने की सलाहियत के काबिल हो जाती है, और बड़ा बड़ा सैलाब मतलब बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस आपको मिल जाती है। तो अपरेंटली हमें लग रहा होता है कि यार हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक चीज को हासिल करने के लिए लगे पड़े हुए, लेकिन हमें वो चीज हासिल नहीं हो रही है। असल में हमें अपना जो कहते हैं ना, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलना होता है सोच का, कि हमारी कोई भी मेहनत जो है, कोई भी अटेम्प्ट जो है वो हमें पहले अटेम्प्ट में कोई भी चीज हमें हासिल नहीं हो सकती। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जितनी हमने अटेम्प्ट करी है उस चीज को हासिल करने के लिए वो सारी बेकार चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें सिखा रही है, हमारे लिए रास्ते हमवार कर रही है, हमारे लिए एक सैलाब लाने वाली सलाहियतें हम में पैदा कर रही है। लेकिन हमें इंतजार करना है। वही वाली बात है कि हमें उम्मीद रखनी है, हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है और मेहनत को कंटिन्यू करना है। समंदर की लहरें रुकती नहीं है, ठीक है ना। तो यही इसके अंदर समझने वाली बात है कि समंदर की लहरों से आप सबक सीखो, क्योंकि कभी कभी वही समंदर की लहरें जो है वो हवा से क्रिएट होती हैं, तो उनकी तो कोई ताकत नहीं होती। और वही समंदर की लहरें जब उन अर्थक्वेक, जैसे समंदर की जमीनों में अर्थक्वेक आते हैं और वहां से जब क्रिएट होती हैं, तो भाई वो सुनामी और नीलोफर जैसे तूफान ले आती है। तो मेहनत कौन सी आपका तूफान लेकर आएगी, वो तो वक्त तयन करेगा ना उसका। आपने तो स्ट्रगल करनी है, आपने तो लगे रहना है। एक ना एक दिन वो चीज आपको उतना ही रिजल्ट या उससे भी बड़ा रिजल्ट देगी। बट वही वाली बात है कि ऑल ऑनर फॉर दोज हु ट्राई, हु कीप ट्राइंग, जो कोशिश करते रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं लास्ट स्टैंजा पे। लास्ट स्टैंजा पे इन्होंने ईस्टर्न विंडो की एग्जांपल दी है, और लिटरेचर में ईस्टर्न विंडो का मतलब है मशरिकी खिड़की, जो रोशनी दे, जो आपको थोड़ा सा एक क्या कहते हैं ना, एक हिम्मत दे। जैसे हम लोग उर्दू में भी मुहावरों के तौर पे कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा है, तो इसका मतलब ये है कि हर गमों के बाद जो है वो आपके जो है अच्छे दिन है, सही है, सनशाइन। इसी तरीके से जैसे हम, अगर थोड़ा सा मैं से एक रेफरेंस दूँ आपको, मतलब सन के रेफरेंस दूँ, सन मीन्स हैप्पीनेस, सनशाइन हैप्पीनेस। जिस तरह वो एक 3 इडियट मूवी का गाना भी था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, ठीक है, गिव मी सम सनशाइन। तो मतलब वो प्रे कर रहा था, वो अल्लाह से कह रहा था, अल्लाह मुझे अच्छे दिन दिखाए, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिले। तो सनशाइन बेसिकली हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ईस्टर्न विंडो, मशरक़ की खिड़की जहाँ से सूरज की रोशनी आपके पास आती है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने कहा नॉट बाय ईस्टर्न विंडो ओनली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्टर्न विंडो ही। When daylight comes in the light, in front the sun climbs slowly, how slowly, but westward look, the land is bright. अच्छा, अब वही वाली बात है ना कि हम अगर जैसे कहीं रह रहे हैं और हमारे घर में जो हमारी खिड़की है वो मशरिक की तरफ है, तो उससे सूरज की रोशनी फौरन से हमारे कमरे के अंदर आएगी ना, तो मतलब हमारा कमरा रोशन होगा सूरज की रोशनी से। अब इसके अंदर भी उन्होंने एक ऐसी पिक्चर करी है, पेज नंबर 66 पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। लिटिल बिट मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें दिखाया कि एक बंदा अगर सूरज को निकलते हुए देख रहा है, तो उसकी वो देख रहा है मशरिक पे, मशरिक में वो क्या देख रहा है कि सूरज जो है बड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल रहा है। अगर हम अपनी परसेप्शन की बात करें तो आसमान कितना बड़ा है, इनफाइनाइट लिमिट हाइट तक है, लेकिन वो सूरज को हम देख रहे होते हैं बहुत ग्रेजुअली जो है वो निकल रहा होता है, और हमें लगता है कि पता नहीं ये निकलेगा भी नहीं, कि ये मुकम्मल रोशन करेगा भी कि नहीं। लेकिन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आता है जब दिन पूरा निकल जाता है,
तो पूरी हर जगह रोशन हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मशरिकी खिड़की से ही आपको रोशनी देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि हमारा ये है इमेज, मतलब हमारे जहन में ये है कि सूरज मशरिक से निकल रहा है तो रोशनी मशरिक में होगी, तो हम मशरिक को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी निगाह वेस्ट की तरफ पड़े, मतलब हम देखें, तो हमें पता लगता है कि रोशनी कितनी रैपिडली, बड़ी तेजी से जो है पूरी हर जगह को रोशन कर गई है, हमारे ना सिर्फ ईस्ट को बल्कि हमारे वेस्ट को भी, चारों तरफ रोशनी फैल गई है। लेकिन वो पता उस वक्त लगता है जब हम दूसरी तरफ देखते हैं। तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि हम मेहनत जो कर रहे होते हैं तो हमें मोटिवेट रहना चाहिए कि हमारी स्ट्रगल जो हो रही है वो भले स्लोली हो रही है, बड़ी आहिस्ता हो रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली उस जगह पे ज़रूर जाएगी जिस जगह पे हमें रिजल्ट मिलना है। बट हमें उसकी अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है और मोटिवेट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, उम्मीद में रखनी है। तो यकीनन हमें वो चीज़ हासिल होगी, चाहे वो हमें लग रहा हो वो आहिस्ता है, लेकिन वो पलक झपकते ही कुछ ऐसे करेगी जैसे कि मिल गई। अब जैसे कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बताऊं कि प्लस जो होती है ना वो स्लोली होता है, जैसे 2 + 2 4, सही है, फिर उसमें 2 मिलाओगे तो वो 6, फिर 2 मिलाओगे तो 8, फिर 2 मिलाओगे तो 10, 5 दफा करोगे तो 10 होगा। लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 दफा करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 2, 8, 8 मल्टीप्लाई 2 6 और 16, और 16 मल्टीप्लाई 2 32। तो कभी कभी हमारी स्ट्रगल प्लस नहीं हो रही होती, मल्टीप्लाई हो रही होती है। हम ये समझ रहे होते हैं यार प्लस होगी, 5 दफा 2 करा तो हम 10 पे पहुंचेंगे। हो सकता है हमारी वो एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाए और हम जो है 5 दफा में 10 के बजाय 32 पे खड़े हो। एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो जब आप वही वाली बात है, एक और 2 लगेगा वहाँ 2, 10 + 2 होगा तो 12 होगा, लेकिन 32 के साथ 2 लगेगा तो 64 हो जाएगा। तो आप अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो कि कहाँ चले जाओगे। तो हमारी एफर्ट्स प्लस नहीं हो रही होती, मल्टीप्लाई होती है। बट उस वक्त जब हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, हमें लग रहा होता है कि वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप प्लस की जगह मल्टीप्लाई जब होती है तो फिर बहुत बड़ा एक फिगर हमारे सामने आता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारी अचीवमेंट होती है। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारी पोम थी सेकंड ईयर की, पोम नंबर 9, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली पोम के साथ। अल्लाह हाफिज।